नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचआर टेक्निकल एंड रेलवे साइको क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी फिलहाल जो एग्जाम्स आप लोगों की चल रही है, 13 फरवरी को आपका एएलपी का सीबीटी 1 जो एग्जाम थी वो फर्स्ट पेपर आपका हो चुका है शिफ्ट का। देन उससे आगे 16, 17, 18 तारीख को एग्जाम जो आपकी होने वाली है। ठीक है, पेपर वैसे सभी अच्छे आ रहे और स्टूडेंटों का मेरे पास फीडबैक भी आया। बट दोस्तों यदि मैं बात करूं विगत एग्जामों की 2025 2 मई और 6 मई 2025 को जो एएलपी की एग्जाम्स हुई थी, कौन सी वाली? सीबीटी 2 एग्जाम्स। सीबीटी 2 एग्जाम्स की यदि मैं बात करूं आपसे तो दोस्तों उसमें क्या हुआ? सीबीटी 2 एग्जाम्स में दोस्तों जो थ्योरी का पेपर था, इधर आपको पता है दोस्तों कि आपके मेंस एग्जाम सीबीटी में 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है पार्ट ए, देन दूसरा होता है आपका दोस्तों पार्ट बी। पार्ट बी में आपका जो पेपर होता है दोस्तों वो होता है थ्योरी वाला। अब थ्योरी के अंदर इलेक्ट्रिकल थ्योरी भी आपसे पूछी जाती है, देन डीजल मैकेनिक भी थ्योरी आपसे पूछी जाती है, देन फिटर थ्योरी भी आपसे पूछी जाती है। ओके, अब यहां पर दोस्तों जो स्टूडेंट, यदि मैं बात करूं यहां पार्ट ए के रिगार्डिंग, तो पार्ट ए में जो स्टूडेंट 80 प्लस नंबर अटेंड करके आए थे और लेके भी आए थे दोस्तों, ओके, बट वो स्टूडेंट पार्ट ए के अंदर तो अच्छे क्वेश्चन अटेंड करके आ गए, बट पार्ट बी में जो पोर्शन था थ्योरी का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल थ्योरी हो, चाहे आपके डीजल मैकेनिक हो, या वो फिटर थ्योरी हो, यहां पे आपको पता है दोस्तों कि 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे टोटल थ्योरी के अंदर, और 75 में से आपको दोस्तों 35% नंबर लाना जरूरी होता है। अब दोस्तों स्टूडेंटों के 35 नंबर्स थ्योरी के अंदर नहीं आए थे, तो ये 80 नंबर जो है ये किस काम के? क्रॉस। वो स्टूडेंट सीबीटी 2 एग्जाम में फेल हो गए। देन दोस्तों इस बार आप लोगों के सामने जो एचआर क्लासेस का जो न्यू कंटेंट है, किसको लेकर के? थ्योरी को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो थ्योरी के अंदर जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यदि जिस स्टूडेंट ने ये कंटेंट अभी से ही फॉलो किया देन साइको तक, ये एचआर क्लासेस का इतना प्रयास रहा है आप लोगों के साथ में और है और हमेशा बना रहेगा कि जो वर्तमान में जो क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है वो क्वेश्चंस आपको इस कंटेंट से सभी के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों डिपेंड करता है क्या फॉलो करना। मेरा काम आपको समझाने का है और हर एक तरीके से न्यू मॉडल पर आधारित पीपीटी रेडी करके आपके सामने लाने का है। डिपेंड दोस्तों आपके ऊपर करता है कि आप कितने परसेंट फॉलो करते हो। तो दोस्तों आइए आज की क्लास में जो मैं आपको लेकर आया हूं, जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिकल थ्योरी का ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक स्तंभ है ये टॉपिक, और ट्रांसफार्मर का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। थ्योरी के और टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते कंटेंट को लेकर के मैं आप डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ में कि क्वेश्चंस एग्जामिनर किस प्रकार से आपसे पूछेगा और आपको किस प्रकार से शॉर्ट समय में आंसर देना है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, टॉपिक है क्या? ट्रांसफार्मर दोस्तों। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोला जाता है क्या? परिणाम मित्र। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोला जाता है? परिणाम मित्र। पहला पॉइंट तो दोस्तों आप ये नोट कीजिए, परिणाम मित्र। ओके, क्योंकि एग्जामिनर का मूड है वो आपको इंग्लिश नाम भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, हिंदी नाम भी। तो पहले जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं तो उस टॉपिक का हमें मूल बेस पता होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर बोले तो परिणाम मित्र। ओके, अब ट्रांसफार्मर जो है ये जो डिवाइस है ये किस तरीके से वर्क करती है इलेक्ट्रिकल साइंस के अंदर
इसका मेन रोल क्या होता है? तो आइए दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1 आपके सामने, इसकी क्या परिभाषा, डेफिनेशंस। यह एक स्टैटिक मशीन है दोस्तों। ट्रांसफार्मर स्टैटिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैटिक डिवाइस। ओके, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यहां से ऐसे भी बन जाएगा आपका, कैसे कि ट्रांसफार्मर है एक, ट्रांसफार्मर है एक क्या स्टैटिक डिवाइस। ओके, ये क्वेश्चंस सन 2009 से मैं कंपटीशन लाइन में आया हूं, मैं भी लोको पायलट हूं, सभी लोगों को पता है। तो मैं ये क्वेश्चन को ऐसे देखता था और अभी तक भी मैं आप लोगों के साथ में एग्जाम्स देता हूं। तो यहां से पूछ लेगा ट्रांसफार्मर है एक, तो आपको आंसर क्या देना है? स्टैटिक डिवाइस। अब स्टैटिक डिवाइस क्या होती है? वह मशीन जिसके सभी के सभी पुर्जे के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसी मशीन को हम स्टैटिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 2, कैर फंक्शंस क्या है इस मशीन के? इसके फंक्शंस क्या है? विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजना। अब दोस्तों इसके जो फंक्शंस की यदि मैं बात कर रहा हूं और जो परिभाषा आपके सामने जो लेके आया हूं, अब ये परिभाषा दोस्तों किसने दी है? ये परिभाषा दी है फैराडे ने। इलेक्ट्रिकल थ्योरी का पितामह कैसे कहा जाता है? फैराडे को कहा जाता है। वैज्ञानिक जो था फैराडे, उसने इसकी डेफिनेशंस क्या दी है कि फंक्शंस कैर क्या होते। तो यहां है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करना। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक वाइंडिंग सेकेंडरी। ये दो वाइंडिंग होगी, ये प्राइमरी वेस्टर्न और ये सेकेंडरी। अब डेफिनेशन आपसे क्या बोल रही है? एक सर्किट, सर्किट की बात कर रहा हूं, तो एक सर्किट तो आपका पहला ये हो गया क्या? इनपुट। देन ये हो गया आपका आउटपुट। अब इस इनपुट से आउटपुट में क्या हुई? विद्युत ऊर्जा का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ था। तो वह मशीन जो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ऊर्जा को ट्रांसफर करती है, वही ट्रांसफार्मर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये इसका कैर हुआ दोस्तों। आइए आगे डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3 कि ये मशीन और आगे क्या करती है। दोस्तों ये जो नोट्स है, जो पीपीटी है जिसके रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये न्यू अपडेट पीपीटी है 2026 के अकॉर्डिंग। एग्जामिनर आजकल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को भी समय का अभाव कम होता है। तो मेन क्वेश्चन कहां से निकलेगा, वो चीज के रिगार्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां दोस्तों पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए, टू द पॉइंट चल रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 3, एफ की बात होती है। एफ का मतलब होता है क्या? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, महत्वपूर्ण नियम इसका, यह फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो ये डिवाइस है, ये क्या करती है? ओनली फॉर ओनली ये करंट और वोल्टेज को चेंज करती है। ओके, यदि मैं बात करूं पावर की, पावर एंड फ्रीक्वेंसी को चेंजेबल नहीं करती है। ओके, 4 राशि होती है, नंबर 1 करंट, नंबर 2 वोल्टेज, नंबर 3 आपका पावर, नंबर 4 आपका फ्रीक्वेंसी। अब 4 जो राशियां होती है, इन्हीं के ऊपर ये मशीन वर्क करती है। कौन सी? ट्रांसफार्मर। ओके, बट इनमें से यहां से जो चेंजेबल की बात की जाए, तो ये मशीन ओनली फॉर ओनली चेंज करती है किसको? करंट को, वोल्टेज को, कम और ज्यादा करने का काम। और पावर और फ्रीक्वेंसी नो चेंज। लिख लो दोस्तों, क्या? नो चेंज। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आता है कि ट्रांसफार्मर में से किसको परिवर्तित नहीं करता है? तो फ्रीक्वेंसी और पावर को परिवर्तित नहीं करता है, करंट और वोल्टेज को परिवर्तित करता है। दोस्तों वैसे तो यदि मैं बात करूं आप लोगों से, हालांकि 2009 से मैं कंपटीशन लाइन में आया था, एएलपी बना, बट
2009 से लेकर के 2020 तक तो सिलेबस क्या था, लॉन्ग टाइप का चलता था। आजकल क्या आ गया, शॉर्ट जमाना, और एग्जामिनर भी शॉर्ट तरीके से पेपर पूछता है, शॉर्ट तरीके से हर चीज चलती है, तो उसी तरीके से पीपीटी है ना। हालांकि मैं आशा करता हूँ सभी स्टूडेंटों को ये पीपीटी लाइक आएगी, ये कंटेंट लाइक आएगा, और आगे जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन HR क्लासेज आपको चलती एग्जाम याद आएगी कि रियलाइज सर ने जो पढ़ाया, हालांकि मेरे मुंह से मैं बढ़े करूंगा वो अच्छी बात नहीं है, बट मैं जो पढ़ाता हूं दोस्तों वो कंटेंट स्टूडेंट को उस दिन पता चलता है जिस दिन स्टूडेंट एग्जाम देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप दिल से पढ़ो, एक एक चीज समझा रहा हूं ना। आइए अब दोस्तों बात करें पॉइंट नंबर 4, परिवर्तन की यदि मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर किसको बदलता है, देखिए वोल्टेज और करंट। B किसका प्रतीक है, वोल्टेज का। I किसका प्रतीक है, करंट का। ठीक है, कम ज्यादा करने का काम करता है। अब यहां दोस्तों के पावर, और पावर के साथ आप और डाल दो क्या, फ्रीक्वेंसी, दोनों को चेंजेबल नहीं करता है। देन पॉइंट नंबर 5 पे आइए, ये मशीन और किस तरह वर्क करती है। कनेक्शन की यदि मैं बात करूं आपसे यहां, तो विद्युतीय रूप से अलग इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड, चुंबकीय रूप से जुड़े मैग्नेटिक कपल्ड, कपल्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ा। एक तो ये प्राइमरी वेस्टर्न हो गई और ये सेकेंडरी, अब ये दोनों जोड़ा हो गए। यहां से क्या होगा दोस्तों, इनपुट के अंदर सप्लाई आएगी, आउटपुट में यहां से निकलेगी। देन यहां से इनपुट से और आउटपुट में जो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये कनेक्शन इसके अंदर होता है। नेक्स्ट आइए आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहां पर देखिए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये मशीन दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यदि इंग्लिश में बात की जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन हिंदी में कहते हैं, निम्मी भाषा के अंदर यदि मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं क्या, अन्योन प्रेरण। अब दोस्तों यहां पर देखिए अन्योन प्रेरण नाम है। अगला नंबर 3 पारस्परिक प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे भी काम करती है। अगला नाम इसका ये भी है दोस्तों। देन दोस्तों क्या आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण। अब दोस्तों एक अलग से नाम और आता है इसमें, क्या होता है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर और होता है, तो वहां पे वो जो वर्क करता है उसका नाम है दोस्तों क्या, सह प्रेरण। ठीक है, सह प्रेरण। ओके, और एक नाम आएगा दोस्तों क्या, आपको किताबों में पढ़ोगे, स्वयं प्रेरण। अब जो यदि मैं बात करूं किसकी, ऑटो ट्रांसफार्मर की, है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर की। दोस्तों ट्रांसफार्मर का शॉर्ट नाम होता है टीएफ, टीएफ के नाम से ट्रांसफार्मर जाना जाता है, इसका प्रतीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा नंबर 1 अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस नंबर 2, नंबर 3 पारस्परिक प्रेरण, और नंबर 4 पाएगा दोस्तों सह प्रेरण। बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन को देख करके। ओके, मात्र यदि ऑटो ट्रांसफार्मर यदि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में देता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बल्कि जो ट्रांसफार्मर यूजेबल जो होते हैं सभी जगह पर, वो सारे के सारे अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस, पारस्परिक प्रेरण और सह प्रेरण, एक ही बात होती है चारों नामों की। ठीक है ना। आइए अब ये किस तरीके से ये मशीन वर्क करती है, अन्योन प्रेरण होता क्या है वो समझना है अपन को।
कि अन्योन्य प्रेरणा होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, जबकि आपको मैंने ये क्लियर किया कि कुछ नहीं होता है, एक ही नाम है और काम सबके एक है, नाम अलग अलग है, ओनली फॉर बस बट वर्क जो है इसका मशीन का वो वर्क एज इट सेम है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्या हो रहा है, ओनली फॉर नाम हो रहा है बट मशीन का वर्क डिफरेंट नहीं हो रहा। ओके, आइए कि यहां डायग्राम से समझिए पहले आप कि ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों दो बाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी वेस्टर्न और ये सेकेंडरी वेस्टर्न। प्राइमरी वेस्टर्न जो होती है दोस्तों ये करती है किसका काम, इनपुट का काम। देन सेकेंडरी वेस्टर्न जो करती है दोस्तों ये किसका काम करती है, आउटपुट का काम करती है। ओके, करंट यहां से प्रवेश करेगा प्राइमरी से और निकलेगा कहां से, आउटपुट से, और वो कहां जाएगा, लोड के लिए। ठीक, किस प्रकार से कि ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों जो बाइंडिंग की यदि मैं बात करूं तो या तो कॉपर या एल्यूमिनियम, दो ही मेटल्स का यूज किया जाता है, दो ही धातु का यूज किया जाता है, या तो तांबे की बाइंडिंग होती है या फिर एल्यूमिनियम की बाइंडिंग होती है। अब ये वाली जो बेस्टन है ये दोस्तों, ये जो बेस्टन है ये हो चुकी कौन सी वाली, ये जो बेस्टन है दोस्तों ये हो चुकी आपके सामने कौन सी, प्राइमरी वेस्टर्न। ओके, ये वाली वेस्टर्न, ये है आपकी कौन सी वाली वेस्टर्न, सेकेंडरी वेस्टर्न। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों डेफिनेशंस के अनुसार यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए फेराडे ने क्या लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइंस का पिता में किसे बोलते हैं, फेराडे को बोलते हैं। तो अपन फेराडे ने जो प्रिंसिपल फॉलो किए वही तो अपन को पढ़ना है। फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फेराडे ने यह परिभाषा दी कि यदि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में बिना किसी संपर्क के, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, बिना किसी संपर्क के। अब बताइए दोनों वेस्टर्न जो है ये प्राइमरी देन ये सेकेंडरी, क्या दोनों के बीच में कोई संपर्क है, नहीं है, ये अलग अलग है। तो प्राइमरी वेस्टर्न से सेकेंडरी वेस्टर्न में बिना किसी संपर्क के विद्युत वाहक बल का पैदा होना, किसका पैदा होना, विद्युत वाहक बल का पैदा होना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। क्या दोस्तों कि प्राइमरी वेस्टर्न से सेकेंडरी वेस्टर्न में बिना किसी संपर्क के करंट का पैदा होना या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पैदा होना ही पैदा होना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है, फेराडे ने दी है। ओके, ये डेफिनेशंस होती है। ईएमएफ का मतलब था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, सभी लोग जानते होंगे इतना तो आप। देन यदि बात करूं मैं करंट की, तो करंट का प्रतीक क्या है, आई। ओके, आगे चलिए, प्रक्रिया, प्रोसेस, इसके प्रोसेस क्या है मशीन के, एसी सप्लाई, बात किसकी हो रही है दोस्तों, एसी सप्लाई की बात हो रही है, अच्छे सुन लो। जबकि सप्लाई कितने प्रकार की होती है, एसी एंड डीसी, दो प्रकार की होती है। ठीक है, बट यहां जो प्रोसेस है मशीन का वर्क करने का वो आपको कैसे समझना है, एसी सप्लाई को कोर में प्रत्यावर्ती फ्लैक्स, किसकी बात कर रहा है, प्रत्यावर्ती फ्लैक्स, ये फ्लैक्स का प्रतीक है फाई। ओके, उत्पन्न फ्लैक्स को दोनों बाइंडिंग को काटता है। ठीक है, क्या, ईएमएफ उत्पन्न करना। और दोस्तों समझिए जो ये मशीन है कौन सी वाली, ट्रांसफार्मर, ये जो मशीन है ये दोस्तों ओनली फॉर ओनली, नोट करके लिख लो आप लोग, ये मशीन ओनली फॉर एसी करंट पे ही वर्क करती है दोस्तों, डीसी करंट पर ये मशीन वर्क नहीं करती है। यदि गलती से आप लोगों ने यहां इसके इनपुट में डीसी करंट यदि दे दोगे आप, तो ये मशीन क्या होगी दोस्तों, ये मशीन जल जाएगी, क्योंकि डीसी करंट के अंदर इंडक्शन नहीं होता है। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी की यदि मैं बात करूं तो डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों होती है वो क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। और 0 हर्ट्ज जहां जिस सप्लाई के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान 0 हर्ट्ज है वहां पर क्या होता है, इंडक्शन की क्रिया नहीं होती है। किसकी, इंडक्शन की क्रिया नहीं होती है। इंडक्शन क्रिया ओनली फॉर ओनली दोस्तों वो कहां होती है, एसी सप्लाई पर होती है। तो ट्रांसफार्मर ओनली फॉर ओनली एसी सप्लाई पर ही वर्क करता है, डीसी सप्लाई पर डज नॉट वर्किंग। ओके,
अब आइए दोस्तों आगे। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग क्या होते हैं? पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इसके मुख्य जो भाग है दोस्तों, आइए देखो समझिए मुख्य भाग कौन कौन से। पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग है दोस्तों इस प्रकार। अब कोई भी मशीन है, यदि मैं बात करूं एसी मोटर या डीसी मोटर या अल्टरनेटर या जनरेटर या ट्रांसफार्मर, तो हर मशीन के पार्ट होते हैं। जिस प्रकार से भाई आप लोग एक प्राणी हो, तो आपके शरीर में 2 हाथ है, 2 पैर है, गर्दन है, सिर है, कान है, नाक है, ये क्या हुआ आपके बॉडी के पार्ट। इस प्रकार हर एक मशीन के पार्ट होते हैं। तो प्रत्येक पार्ट का क्या महत्व होता है, प्रत्येक पार्ट का वर्किंग क्या होता है मशीन के अंदर, वो समझिए। बात की जाए कोर की अब। ओके, अब कोर करती क्या है, तो दोस्तों देखिए ये ट्रांसफार्मर की कोर है। ओके, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है दोस्तों। ये जो कोर है ट्रांसफार्मर की, ये वाली। ओके, फिर इधर यहां से यहां ये इस प्रकार से कोर होती है। अब दोस्तों ये कोर जो होती है ना, ये कोर होती है सिलिकॉन स्टील से बनी हुई। किसकी बनी हुई होती है कोर? सिलिकॉन स्टील। किसकी दोस्तों? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है ये वाली कोर। अब इस कोर के ऊपर क्या है दोस्तों, तांबे की बैंडिंग स्थापित की जाती है। ये प्राइमरी बैंडिंग लगी हुई है आपके सामने, ये इधर सेकेंडरी वेस्टर्न है। ये तांबे के तार की बैंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसमें होता क्या है कि प्राइमरी जो वेस्टर्न है, ये क्या है दोस्तों, इनपुट है। ये किसके लिए? इनपुट के लिए। इसके अंदर क्या होता है, करंट प्रवेश करता है, यानी ईएमएफ। तो ये कोर जो होती है, कोर क्या करती है, इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखा पैदा होती है इस बैंडिंग में, उन चुंबकीय बल रेखाओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेकेंडरी बैंडिंग तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कोर के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 6 मई 2025 की जो एएलपी एग्जाम हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कोर का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों कोर का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि प्राइमरी वेस्टर्न में पैदा हुई चुंबकीय बल रेखा है क्या? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, एमएमएफ। प्राइमरी वेस्टर्न में पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेकेंडरी बैंडिंग तक पहुंचाना, यानी उनको एक रास्ता देना। तो वो ये रास्ता ही तो हुआ प्राइमरी सेकेंडरी तक। ठीक है, तो कोर का मुख्य कार्य ये होता है। आइए अब यहां समझिए, पदार्थ किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। अब दोस्तों स्टील के साथ में सिलिकॉन 3 से 5% मिलाया जाता है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बहुत बार, काफी बार एग्जामिनर ने पूछा है कि ट्रांसफार्मर क्रॉड बनाने के लिए निम्न में से सिलिकॉन के साथ में स्टील की मात्रा कितनी मिलाई जाती है? तो दोस्तों वो मिलाई जाती है 3 से 5%। ओके, उद्देश्य क्या है इसके? हिस्टेरेसिस हानि को कम करने का होता है। ठीक, बनावट क्या होती है? पटलित होती है दोस्तों ये, और भंवर धाराओं को कंट्रोलिंग करती है। और भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? फूको नामक वैज्ञानिक ने। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? फूको। फूको था दोस्तों। ओके, एंड एडी करंट लॉसेस को कंट्रोलिंग करने का। आगे अगली क्लास में, अभी क्लास चल रही है उसमें जो ये हानि है ना कि हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं, देन एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, दोस्तों अभी क्लास में आप बने रहिए, आगे समझा रहा हूं। ठीक है ना। अब दोस्तों नंबर 2 पॉइंट आपसे बोल रहा है वाइंडिंग, तो क्लियर है, या तो कॉपर का जो तार है उससे बनाई जाती है, या फिर एल्यूमिनियम के तार की बनाई जाती है। तो क्वेश्चन यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि निम्न में से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इसकी, कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किस धातु की बनाई जाती है, तो दोस्तों 2 ही धातु यूजेबल होती है, या तो एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ऑप्शन में किस प्रकार से आपको ऑप्शन सेट करके आंसर पूछता है। ओके, बट यदि हम बात करें वाइंडिंग के रिगार्डिंग, 2 ही धातु है, थर्ड धातु इसमें यूजेबल नहीं होती इस मशीन के अंदर। ओके,
आगे चलिए, बात हो रही है अन्य भाग। ठीक है, अब अन्य जो पार्ट है इसके मशीन के वो कौन कौन से होते हैं देखिए। अन्य भाग, ठीक, इंसुलेशन, देन टैंक और बुशिंग। अब मशीन की बात करें कि इंसुलेशन होता क्या है। अब दोस्तों इंसुलेशन जो होता है ये होता है क्या, कुचालक आवरण होता है। ये इंसुलेशन क्या होता है, एक कुचालक आवरण होता है जिसको क्या बोला है, वार्निश। ओके, और जो तेल भरा जाता है ट्रांसफार्मर में वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का चालक नहीं होता है। टैंक और बुशिंग, ये जो पार्ट है अगली स्लाइड पे देखिए, इनका मेन वर्क क्या है। आइए दोस्तों, इसमें अब कि ट्रांसफार्मर होता कितने प्रकार का है, टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे चलिए, टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर। मैंने आपको समझाया कि ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में टीएफ के नाम से जाना जाता है, ये इसका प्रतीक होता है, याद रखना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके ड्राइंग में भी आएंगे एग्जाम्स में। तो ड्राइंग में क्या पूछा जाता है, सिंबल्स, प्रतीक क्या होता है, भाई किस मशीन का प्रतीक क्या है। ओके, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक तो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, देन एक होता है स्टेप अप, स्टेप अप। ओके, अब दोनों किस किस प्रकार से वर्क करते हैं तो दोस्तों आइए समझते हैं। स्टेप अप देन स्टेप डाउन। अब निम्नी भाषा में स्टेप अप को उच्चाई ट्रांसफार्मर बोला जाता है, देन स्टेप डाउन की यदि मैं बात करूं तो इसको निम्नी भाषा में अपचाही ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज V2 ग्रेटर देन V1, यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है भाई, 1 का मतलब प्राइमरी वेस्टर्न, 2 का मतलब सेकेंडरी वेस्टर्न, यानी वेस्टर्न को इंग्लिश में वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, टर्न्स N2 ग्रेटर देन N1। दोस्तों N का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ये वाइंडिंगों की टर्नों की संख्या कितनी है। ओके, करंट की यदि बात की जाए तो ये क्या करता है, मेन फोकस कीजिए। अब उच्च ट्रांसफार्मर दोस्तों करंट को घटाने का काम करता है और वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, यानी वोल्टेज ज्यादा करंट कम प्राप्त होता है किस ट्रांसफार्मर से, उच्च ट्रांसफार्मर से। ठीक है, वोल्टेज ज्यादा और करंट कम। कैसे दोस्तों, इसमें यह होता है इस मशीन के अंदर कि प्राइमरी वेस्टर्न के अंदर क्या होता है, जो टर्नों की यदि मैं बात करूं तो टर्नों की संख्या जो होती है प्राइमरी वेस्टर्न में वो होती है दोस्तों कम, और सेकेंडरी वेस्टर्न में टर्नों की संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है ज्यादा। अब ज्यादा टर्न यदि सेकेंडरी वेस्टर्न में है दोस्तों तो वोल्टेज बढ़ जाते हैं, और सेकेंडरी वेस्टर्न में टर्नों की संख्या कम है तो वोल्टेज घट जाते हैं। जब वैद्युतिक परिपथों में, नोट कीजिए दोस्तों एक लाइन बहुत अच्छी है, जब वैद्युतिक परिपथों में करंट का मान बढ़ता है उस स्थिति में वोल्टेज का मान घटता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। देन अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, जब वैद्युतिक परिपथों में वोल्टेज का मान बढ़ता है उस स्थिति में करंट का मान घटता है। ठीक है, और यह डिपेंड किसके ऊपर करता है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वेस्टर्न में टर्नों की संख्या के ऊपर डिपेंड होता है। टर्नों
टर्नों की संख्या यदि ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा, टर्नों की संख्या कम है तो वोल्टेज कम। ओके, बस शॉर्ट में समझ जाओ इतना ही आप लोग, और बाकी मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में तो ये समझाए रखा है। ओके, किस प्रकार से यदि बात करें अपसाइड ट्रांसफार्मर की, यानी अपसाइड का मतलब स्टेप डाउन, कम वोल्टेज देने वाला, और कम वोल्टेज देने वाले ट्रांसफार्मर को अपसाइड ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। अब आउटपुट वोल्टेज की यदि मैं बात करूं तो देखिए, सेकेंडरी B2 का मतलब सेकेंडरी बेस टर्न में वोल्टेज कितने हैं, ग्रेटर लेस B1, B यानी प्राइमरी बेस टर्न में कम होंगे। ठीक, टर्न यदि बात की जाए तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेकेंडरी बेस टर्न जो है इसमें टर्नों की संख्या क्या रहती है, कम रहती है दोस्तों, क्या रहती है, कम, और प्राइमरी में क्या रहती है, टर्नों की संख्या ज्यादा। अब प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है, तो वोल्टेज कम मिलेंगे, लेस देन हो गया। ओके, यदि बात करूं मैं करंट की आपसे, तो अपसाइड ट्रांसफार्मर का मेन जो वर्क होता है दोस्तों, वो होता है क्या, करंट को बढ़ाने का काम होता है। तो अपसाइड ट्रांसफार्मर ने क्या किया, करंट को बढ़ाया, देन आउटसाइड ट्रांसफार्मर ने क्या किया, करंट को घटाया। करंट घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा। ओके, अब जो फार्मूला है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो प्रतीक है वो होता है के। तो के बराबर E1 अपॉन N1 लगाए। E1 का मतलब प्राइमरी बेस टर्न में क्या, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, N का मतलब है टर्नों की संख्या। ओके, अभी टर्नों की संख्या किस में दोस्तों, टर्नों की संख्या किस में, प्राइमरी बेस टर्न में, किस में, प्राइमरी बेस टर्न में। ओके, E2 का मतलब होता है सेकेंडरी बेस टर्न में EMF कितना पैदा हो रहा है, N2 का मतलब क्या है, टर्नों की संख्या सेकेंडरी में कितनी है, और K का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी प्रतीक, जिसकी पहचान कैसे की जाती है। ओके, ये जो फार्मूला है अभी आगे की क्लास में और समझ में आ जाएगा, अभी आपकी क्लास चल रही है। K बराबर B2 अपॉन B1, N2 अपॉन N1, I1 अपॉन I2। यहां से दोस्तों न्यूमेरिकल होंगे, जो न्यूमेरिकल क्लास अभी मैं इस थ्योरेटिकल चैप्टर को पूरा कर लेता हूं, उसके बाद क्लास पूरी हो लेगी, उसके बाद मैं आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको हल कराऊंगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस फार्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल होंगे, वो मैं आपको थ्योरेटिकल क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद करवाऊंगा। ठीक है, आइए कोई बात नहीं दोस्तों, स्लाइड बैक होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ठीक, राइट, IF बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर दोस्तों, बनावट के आधार पर। आइए करते हैं डिस्कस। तो जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, बनावट के आधार पर वर्गीकरण क्या है, बनावट के आधार पर वर्गीकरण यानी संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर और एक सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोर प्रकार वाले में वाइंडिंग कोर को घेरती है, क्या बोल रहे हैं, वाइंडिंग कोर को घेरती है। ये वाला तो ट्रांसफार्मर दोस्तों कोर टाइप है, क्यों, देखो ये वाइंडिंग है दोनों इसकी, ये वाइंडिंग क्या कर रही है, इस कोर को घेरती है। ओके, तो ये कोर टाइप हो गया। इस प्रकार से इसके इंटरनल हिस्से के अंदर वाइंडिंग होती है दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, आगे यदि बात की जाए किसकी, मरम्मत आसान, इसकी क्या होती है, रिपेयरिंग आसान होती है। आपसे क्वेश्चन एक जना पूछता है कि निम्न में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग आसान होती है, तो आंसर देना क्या, कोर टाइप। ओके, निम्न में से किसकी रिपेयरिंग डिफिकल्ट होती है, तो आंसर देना है सेल टाइप। ठीक है, एक चुंबकीय परिपथ,
अब यहां दोस्तों देखिए, इसके अंदर ये कोर जो है प्राइमरी वेस्टर्न से चुंबकीय बल रेखा कहां आती है, सेकेंडरी वेस्टर्न तक। तो चुंबकीय बल रेखाओं का एक ही रास्ता हुआ ना। ओके, तो निम्न में से क्वेश्चन आपसे कर देगा कि निम्न में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में सिंगल मैग्नेटिक सर्किट पैदा होता है। सिंगल मैग्नेटिक सर्किट तो दोस्तों वो पैदा होता है किसके अंदर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर। देन आगे बात करें सेल प्रकार की अपन यहां पे, तो आइए, कोर वाइंडिंग को घेरता है, ठीक है। कोर जो है इधर यहां ये वाइंडिंग बाहर है, ये वाली वाइंडिंग बाहर है, लेकिन इसके अंदर ये कोर कहां है, ये वाली सॉरी कोर, ये कोर तो बाहर हो गई बट वाइंडिंग अंदर हो गई ना। तो इसने चारों तरफ से इसको घेर रखा है ना, देखिए सेल टाइप में। ओके, देन उसके अलावा मजबूत सुरक्षा, इसकी सुरक्षा मजबूत होती है बजाय कोर टाइप के। किसकी सुरक्षा मजबूत होती है, सेल टाइप की। देन दो चुंबकीय परिपथ होते हैं इसके अंदर, नंबर एक ये हो गया और नंबर दो ये हो गया दोस्तों। ओके, डबल मैग्नेटिक फ्लैट्स होता है इसमें, ठीक है। ऊर्जा हानि के प्रकार, कि ऊर्जा हानि के प्रकार इसमें क्या होते हैं मशीन के अंदर, ऊर्जा लॉसेज किस किस प्रकार से होता है दोस्तों, वो समझिए आप। लौह हानि, ठीक है। देन ताम्र हानि। अब ये जो मशीन है ट्रांसफार्मर, इसके अंदर दोस्तों अपन बात करें किसकी, हानि यानी लॉस। क्या क्या लॉस होते हैं इसके अंदर, ठीक। अब वो लॉसेज जो होते हैं वो किस किस प्रकार से लॉसेज होते, वो चीज आपको समझना है यहां पर। तो ट्रांसफार्मर में दोस्तों यदि मैं बात करूं तो ओनली फॉर ओनली नोट कर लो, दो प्रकार की हानियां होती है। ओनली फॉर दो प्रकार की हानियां होती है। अब दो प्रकारों में कौन कौन सी होती है, एक लौह हानि और दोस्तों एक होती है ताम्र हानि। इस मशीन के अंदर यांत्रिक हानि नहीं होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस मशीन में दोस्तों यांत्रिक हानि नहीं होती है। जबकि यदि मैं बात करूं अल्टरनेटर, जनरेटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज डीसी मोटर, यदि इन मशीनों की यदि मैं बात करूं तो इन मशीनों में सभी के अंदर तीन प्रकार की हानि होती है। कौन कौन सी, लौह हानि, ताम्र हानि और यांत्रिक हानि। बट ट्रांसफार्मर एक वो मशीन है जिसके अंदर यांत्रिक हानि नहीं होती। ओनली फॉर ओनली कितने प्रकार की होती है, ओनली दो प्रकार की। दोस्तों मुझे आज भी याद है जब मैं एग्जाम दे रहा था एक बार, ये बात आरआरबी बेंगलोर की है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि पैदा नहीं होती है। तो ऑप्शन थे क्या क्या, लौह हानि, ताम्र हानि और यांत्रिक हानि। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या दोगे दोस्तों आप, यांत्रिक हानि पैदा नहीं होती। ओके, अब आइए ये जो हानि है वो किस प्रकार से वर्क करती है, इसके अंदर देखिए क्या क्या लॉसेज होते। लौह हानि, अब दोस्तों लौह हानि भी कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार की। नंबर एक हिस्टेरेसिस लॉसेज और नंबर दो एडी करंट लॉसेज। ओके, हिस्टेरेसिस लॉसेज का मतलब बार बार चुंबकीयकरण के कारण होती है। कैसे कि ट्रांसफार्मर जो मशीन है उसके अंदर कभी लोड पर मशीन चल रही है, कभी लोड से मशीन दूर हो जाती है, तो बार बार चुंबक पैदा होगा। ये जो मशीन है, ये ट्रांसफार्मर जो रखा हुआ आपके सामने, लोड और नो लोड, नो लोड पर चुंबक नहीं बनेगा और लोड पर मशीन चलेगी, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। तो बार बार मतलब 100 बात की एक बात यह समझिए कि ट्रांसफार्मर मशीन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वेस्टर्न में बार बार चुंबकित और बीच चुंबकित होने पर मशीन के अंदर हिस्टेरेसिस लॉसेस पैदा होते। देन आगे एडी करंट क्या होता है, ये भंवर धारा। अब
एडी करंट कैसे चलता है मशीन में? एडी करंट उस प्रकार है कि प्राइमरी वेस्टर्न से, जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, माना जैसे ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेट के अंदर, कि एन से एस ध्रुव तक चुंबकीय बल रेखाओं का जो लॉसेस होता है वो लॉसेस भंवर धारा के नाम से जाना जाता है। और भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? फूको नामक वैज्ञानिक ने की थी। ओके, ताम्र हानि क्या होती है? कारण कहां होती है? ये बैंडिंग में पैदा होती है। किस हिस्से में? इस बैंडिंग में। ओके, यानी आपको पता है कि हर एक कंडक्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस का गुण होता है। किसका? रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस क्या होता है? वह कारक जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसी को प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक धातु के अंदर जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा होता है वो अवरोधी क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो ये कहां पैदा होता है? बैंडिंग वाले हिस्से में। कौन सी हानि पैदा होती है? ये ताम्र हानि। ठीक है, फार्मूला इसका दोस्तों क्या होता है? आई स्क्वायर आर, यानी करंट का वर्ग करके और कितना रेजिस्टेंस पैदा है दोनों को गुणा करके निकाली जाती है। शॉर्ट में याद करो कि ताम्र हानि ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? तो दोस्तों आई स्क्वायर आर। ओके, यह लोड पर ही निर्भर करती है ताम्र हानि। अब दोस्तों नोट लगा के लिखिए, आप लोग लिखिए, निम्न में से, नोट करो, निम्न में से वह कौन सी हानि है जो, निम्न में से वह कौन सी हानि है जो, निम्न में से वह कौन सी हानि है जो नो लोड पर, नो लोड पर शून्य होती है। निम्न में से वह कौन सी हानि है जो नो लोड पर शून्य होती है? तो दोस्तों वो हानि है कौन सी? ताम्र हानि। ताम्र हानि मशीन के अंदर तभी पैदा होती है जब मशीन को लोड के साथ में कनेक्टेड किया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर मशीन लोड के साथ में कनेक्टेड नहीं है तो ताम्र हानियों का मान क्या होता है? मशीन में शून्य होता है। बट लो हानियों का मान तो शून्य लोड पे भी जितना होगा उतना आता है। तुम्हें पता है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है दोस्तों वो कितनी होती है? वो 98% होती है मैक्सिमम। जैसे कि 100% आपने मशीन के अंदर इनपुट में करंट दिया 100%, आउटपुट में आपको कितना दिया मशीन ने? 98। लॉस कितना हुआ? 2%। तो 2% किसकी वजह से हुआ दोस्तों? वो लो हानि और ताम्र हानि की वजह से हुआ। बट ताम्र हानियां क्या है कि जब मशीन लोड पर चलेगी, कहां चलेगी? लोड पर चलेगी, तभी पैदा होती है। अन्यथा शून्य लोड पर ताम्र हानियों का मान भी शून्य होता है। ओके, कितना टाइम हो गया उसे देखना जल्दी। टाइम और कितनी स्लाइड बाकी है इसमें? ये तो देख, स्लाइड कितनी बाकी है मोबाइल में देखें जल्दी, तेरे में, आपके में। ये टॉपिक देख जल्दी, कितनी और टॉपिक कटा हुआ है इसमें। एक बैंडिंग वाला ट्रांसफार्मर। अब एक बैंडिंग वाला ट्रांसफार्मर दोस्तों कौन सा होता है समझिए। आइए परिभाषा, डेफिनेशंस। इसमें केवल एक वाइंडिंग सिंगल होती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे आप, इस प्रकार से डायग्राम होता है दोस्तों। ये इसमें केवल और केवल ये सिंगल वाइंडिंग होती है। ये होती है प्राइमरी। इधर दोस्तों इस सिंगल वाइंडिंग में से बीचों बीच में से एक अलग से कनेक्शन करके फेज निकाला जाता है। फिर ये होता है कि इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का निर्माण। तो इसको बोलते हैं सिंगल वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिद्धांत इसके क्या होते हैं? प्रेरण द्वारा, भाई इंडक्टिव क्रिया तो हो रही है, ठीक है। आगे चालन द्वारा, कंडक्टिविटी। ओके, अब अपन जानते ही है कि प्राइमरी वेस्टर्न से सेकेंडरी वेस्टर्न में विद्युत वाहक बल का पैदा होना ही इंडक्शन कहलाता है। ओके, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, अब इतना याद रखो आप शॉर्ट में। मुख्य विशेषता इस ट्रांसफार्मर की क्या होती है? वो ये होती है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट के बीच इलेक्ट्रिक आइसोलेशन नहीं होता है। अब इनपुट, ये वाली वाइंडिंग तो क्या इनपुट है,
ये वाली वाइंडिंग क्या है, आउटपुट है। अब इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक इंसुलेशन नहीं लगा, डायरेक्ट जॉइंटिंग हो जाती है, जॉइंटिंग होकर के सप्लाई सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवेश कर जाती है, तांबे की बचत करता है। अब तांबे की बचत किस प्रकार से हो रही है कि प्राइमरी बेस्टन में तांबे की कुंडली लगी हुई है दोस्तों, ये सेकेंडरी के अंदर कोई कुंडली नहीं है तांबे की, तो तांबे की बचत भी हो गई। क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जाएगा कि सिंगल वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में निम्न में से किसकी ज्यादा बचत होती है, तांबे की होती है। क्यों होती है, क्योंकि सेकेंडरी बेस में डायरेक्ट एक तार जोड़ दिया, वाइंडिंग नहीं दी, टर्नों की संख्या नहीं है सेकेंडरी के अंदर, इसलिए कॉपर की बचत हो जाती। कहां तक पहुंच गए, तो देखें तेरे में उसमें यार भाई, ये टॉपिक तो आपके मोबाइल में होगा ना। अरे यार फिर कहां चल रही है अपनी, तो थोड़ा ध्यान होना चाहिए ना, उसी प्रकार से मैं अगली स्लाइड पे स्टूडेंटों से कुछ बोल पाता है। मेरे वाले मोबाइल में देख ले, बोर्ड कोचिंग वाला उसमें है, डाल रखा है मैंने व्हाट्सएप पर। आइए दोस्तों, कॉपर सेविंग फार्मूला क्या होता है। अब ये ट्रांसफार्मर दोस्तों देखिए, एक ट्रांसफार्मर तो आपके सामने हल्का है, एक ट्रांसफार्मर आपके सामने भारी है, तो इतना तो आप भी समझते हो, जो हल्का ट्रांसफार्मर होगा वहां लॉसेज कम, जो भारी होगा उसमें लॉसेज ज्यादा होंगे। इतना तो कॉमन सेंस मोटे दिमाग से अपन भी लगा सकते हैं, या बारीक दिमाग से भी लगा सकते हैं भाई लोगों आप। ओके देखिए, नंबर एक, ऑटो ट्रांसफार्मर में कम कॉपर लगता है, क्लियर है। ये कौन सा है, ऑटो सिंगल वाइंडिंग वाला, ठीक है, एक ही वाइंडिंग में कॉपर कम लगेगा, राइट। सूत्र फार्मूला क्या है इसका, डब्ल्यू ए बराबर 1 माइनस के इंटू डब्ल्यू जीरो। अब यहां समझिए डब्ल्यू ए का मतलब क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर वजन, डब्ल्यू का मतलब क्या, वेट, नहीं मिला क्या, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट, डब्ल्यू जीरो आ गया, साइमन ट्रांसफार्मर का कॉपर वजन, जीरो का मतलब शून्य, और के क्या आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जो मैं ऑलरेडी पहले वाले सूत्र में आपको इसको समझा चुका। के का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो आपसे यहां पूछ लिया जाए कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कम कॉपर लागत के लिए निम्न में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो डब्ल्यू ए बराबर 1 माइनस के इंटू डब्ल्यू जीरो, ठीक है। आगे अगला पॉइंट आपको समझा रहा है दोस्तों क्या, कि निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या है मैन, के का मान एक के जितना करीब होगा बचत उतनी अधिक होती है दोस्तों। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो कपलिंग गुणांक होता है, क्या, कपलिंग गुणांक, गुणांक का मतलब ये निशान, ठीक है, तो वो एक के करीब जितना होगा उतनी हमारी बचत ज्यादा होगी। कैसे, ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है दोस्तों, वो दक्षता ट्रांसफार्मर की ज्यादा मिलेगी। ओके, तो आप शॉर्ट में यही याद कर रखो कि ट्रांसफार्मर रेशो का मान एक इकाई, किसकी बात कर रहा हूं, एक इकाई के जितना करीब होगा उतनी ही ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्यादा होगी। ओके, आइए आगे, इसके लाभ क्या है, क्या समझना है, एडवांटेज, यानी इसके लाभ क्या है। ओके, कम लागत, छोटा आकार, बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन, उच्च दक्षता, हाई एफिशिएंसी। हानियां क्या है दोस्तों, लाभ तो पढ़ लिया, हानियां क्या रहेंगी इसके अंदर, शॉर्ट सर्किट करंट बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, जैसे यहां आपको डायग्राम में देखा रखा है, यहां से समझ लीजिए। प्राइमरी सेकेंडरी में सीधा संपर्क, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है, सीधा संपर्क होता है, बीच में कोई भी दिक्कत नहीं होती है ज्यादा इसके अंदर। जैसे कि यहां ये ट्रांसफार्मर है,
इधर प्राइमरी वेस्टर्न है, सेकेंडरी है, डायरेक्ट सीधा संपर्क जुड़ जाता दोनों मशीनों के अंदर, दोनों बैंडकों के अंदर, सॉरी, है ना। फिर अनुप्रयोग, इसको कहां प्रयोग में नहीं लेना चाहिए? वेरिएक लैब में वोल्टेज बदलने के लिए, एक तो वहां यूजेबल नहीं होगा, ठीक है। इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए इसको यूज नहीं किया जाएगा, जैसे ये इंडक्शन मोटर रखी हुई है आपके सामने, इसमें इसका यूजेबल नहीं करते ट्रांसफार्मर का। रेलवे बूस्टर ट्रांसफार्मर, एक यहां इसको यूजेबल नहीं किया जाता है। ओके, मापन उपकरण दोस्तों, समझ लीजिए। अब मापन उपकरण जो है, यहां पर यह मशीन किस प्रकार से वर्क करती है। अब मापन जो उपकरण है तो किस प्रकार से वर्किंग करनी है, आइए समझते हैं। ट्रांसफार्मर दोस्तों, जो ये मशीन है, यहां बात हो रही है किसकी? मापन की, ठीक। तो किस किसके मापन के लिए ये मशीन वर्क करती है? एक तो करंट, और एक वोल्टेज, एक फ्रीक्वेंसी, और एक पावर। जो ऑलरेडी मैं क्लास में आपको फ्रीक्वेंसी, पावर, वोल्टेज और करंट के बारे में समझा चुका हूं कि ये मशीन ओनली फॉर ओनली जो चेंजेबल करती है वो फ्रीक्वेंसी को और पावर को चेंजेबल नहीं करती है, ओनली फॉर ओनली करती है, किसको करती है? करंट को और वोल्टेज को, ठीक है। आइए, करंट ट्रांसफार्मर दोस्तों, इसको बोला जाता है सीटी। और दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर की यदि मैं बात करूं, 6 मई 2025 वाला जो एग्जाम हुआ था एएलपी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सीटी ट्रांसफार्मर क्या होता है और पीटी ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो समझ लीजिए शॉर्ट में दोस्तों, उस एग्जामिनर आजकल अक्सर शॉर्ट ही पूछता है, ठीक है। कैसे? करंट ट्रांसफार्मर उच्च करंट मापने के लिए काम में लिया जाता है। हाई करंट नापने के लिए कौन किस ट्रांसफार्मर यूजेबल करोगे आप? दोस्तों आप करोगे सीटी का, ओके। देन अब यदि बात की जाए कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर बैंडिंग कौन से क्रम में लगी होती है, तो दोस्तों वो बैंडिंग लगी होती है कौन से क्रम में? वो लगी होती है सीरीज क्रम में। कौन से क्रम में? सीरीज, ठीक है। सीरीज का मतलब क्या होता है कि वह सर्किट जिसमें करंट जाने का केवल और केवल एक ही रास्ता हो, वो श्रेणी क्रम के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सीटी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस क्रम में होती है? सीरीज, ओके। सीटी ट्रांसफार्मर किसके लिए काम आता है? उच्च करंट नापने के लिए काम आता है, ठीक है दोस्तों। और ये किस प्रकार का होता है? ये स्टेप अप डिवाइस, यानी स्टेप अप डिवाइस, यानी समझ गए ना, स्टेप अप डिवाइस की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। इसके अंदर वोल्टेज हाई, ये एरो क्या समझा रहा है आपको? हाई, और करंट इसमें क्या हो जाता है आपका? डाउन, ठीक है ना। अब डाउन होकर के फिर क्या बात आ गई आपके माइंड में कि यार यहां तो लिखा हुआ उच्च करंट। तो देखिए दोस्तों, जब वैद्युतिक परिपथों में यदि किसी भी सर्किट में करंट प्रवाहित हो रहा है और वहां आपको करंट की दर को नोट करना है जल्दी से आपको, तो वहां पे सीटी ट्रांसफार्मर तुरंत आपको रीडिंग देके बता देगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है और हो रहा है। देन यदि बात करें आगे, अगला ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं क्या? पीटी, ओके, शॉर्ट में। ये किस काम के लिए आता है? उच्च वोल्टेज नापने के लिए, ठीक है। कनेक्शन इसमें दोस्तों इस ट्रांसफार्मर में कौन सा होता है? ये कनेक्शन इसके अंदर दोस्तों कनेक्शन होता है समांतर क्रम में, ठीक। देन किस प्रकार का होता है? स्टेप डाउन डिवाइस, ठीक। और यहां से फोकस करते जाइए दोस्तों आप, तो जो मेन पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, ज्यादा दिमाग में टॉपिक को लेने की लोड, ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है टॉपिक का, बस इतना दिमाग में रखोगे तो एग्जामिनर आजकल इतनी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। नेक्स्ट आइए, अब ट्रांसफार्मर को ठंडा कैसे किया जाएगा दोस्तों? कूलिंग विधि क्या है इस मशीन की? तो इसको ठंडा करने की जो विधियां है वो समझिए आप। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की विधियां नोट कर लो दोस्तों। उद्देश्य, बैंड
पहुंचाना। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर जो ये बैंडिंग होती है, ये बैंडिंग जो लगी हुई है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रवेश करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब प्रवेश करता है बैंडिंग के अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों क्या होती है, हीट पैदा होती है। अब हीट जब पैदा होगी तो हीट को कंट्रोलिंग करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर जो विधियां अपनाई जाती है ठंडक देने के लिए, वो कौन कौन सी अपनाई जाती है, किस प्रकार से, फिर उनका उद्देश्य मशीन में क्या होता है, समझिए। मुख्य विधियां, छोटे ट्रांसफार्मर हवा के द्वारा ठंडे हो जाते हैं, ये वाले दोस्तों आप लोगों ने देख रखे होंगे, ठीक है। देन उससे आगे तेल और प्राकृतिक हवा के द्वारा तेल भी भरा जाता है, वो प्राकृतिक नेचुरल हवा जो होती है वो होती ये वाले ट्रांसफार्मर। देन पंखे का उपयोग करके फिर दोस्तों ये वाले ट्रांसफार्मर के साथ में क्या है, फैन लगे हुए, देखो ये लगे हुए फैन, या इनसे हवा जाती रहेगी, मशीन फिर ठंडी होती रहेगी। आगे दोस्तों पानी द्वारा कूलिंग, ओके। जो बड़े ट्रांसफार्मर होते, जो ग्रिडों पे काम में लिए जाते, वितरण केंद्रों पर काम में लिए जाते, उनके अंदर दोस्तों ये होती है रेडिएटर फिन्स, इनको क्या बोला जाता है, रेडिएटर फिन्स। इनके अंदर वाटर भरा जाता है और उस पानी से ये ठंडे रहते हैं। कितनी स्लाइड और आइए दोस्तों समझिए आगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर टॉपिक से जो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर पूछता है, जो क्वेश्चन आते हैं, यहां दोस्तों आपको बहुत अच्छे से फोकस कर जाना है। अब पूरे टॉपिक का सारा आपके सामने आ रहा है, जो एग्जामिनर अक्सर मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं, अब तक मैं भी आप लोगों के साथ में कंपटीशन देता हूं, तो जो क्वेश्चंस निकलेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर ऑयल, पहला पॉइंट तो आपके सामने ये आ गया, ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होती है। फिर उसके बाद दोस्तों ब्रीदर क्या होता है, ये दोनों जो पॉइंट है इस मशीन के मेन, इनका रोल क्या होता है मशीन में, यहीं से एग्जामिनर काफी बार क्या हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो समझिए दोस्तों, आइए ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है, इंसुलेशन यानी प्लस शीतलन। जो ऑयल भरी जाती है मशीन के अंदर, ये क्या करती है, बैंडिंगों को ठंडा करने का कार्य करती है। देन उससे आगे गुण क्या है, नमी मुक्त उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। अब अगला पॉइंट है ब्रीदर क्या करता है। अब ट्रांसफार्मर मशीन जो होती है, ये वाली मशीन, इसके अंदर जो ये डिवाइस है इसका नाम है दोस्तों क्या, ब्रीदर होता है। अब इस ब्रीदर के अंदर एक पदार्थ जो भरा जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है दोस्तों, मेन काम समझिए। देखिए कार्य क्या होता है इसका, हवा को नमी से सोखने का, और जो पदार्थ भरा जाता है वो भरा जाता है सिलिका जेल। ये इसके अंदर सिलिका जेल भरी हुई है दो कलर के अंदर, एक तो थोड़ी आपके सामने गुलाबी है और एक आपके सामने नीले रंग में है, ठीक। बट अब यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर काफी बार किस तरह निकालता है, रंग की पहचान, शुद्ध अवस्था में नीला और नमी युक्त अवस्था में गुलाबी यानी खराब। अब जब ट्रांसफार्मर फैक्ट्री से पैदा होता है, सॉरी पैदा नहीं होता, जब फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो ये जो ब्रीदर जो पार्ट है इस मशीन का, इसके अंदर ऑलरेडी सिलिका जेल को भरा जाता है। तो सिलिका जेल जब भरा जाता है तो भरने के बाद में ये सिलिका जेल का रंग होता है क्या दोस्तों, सफेद, शुद्ध अवस्था में बिल्कुल। किस प्रकार का होता है, ये सफेद होता है, ओके। अब यह समझिए कि रंग और पहचान। अब दोस्तों जब ये नीला हो जाता है, नीला कब होता है दोस्तों, नमी सोखने के बाद, लिख लो, नमी सोखने के बाद, ओके। नीला रंग कब होगा, नमी सोखने के बाद में। शुद्ध अवस्था में सिलिका जेल रंग क्या होगा, व्हाइट होगा, सफेद। नमी सोखने के बाद में यानी ट्रांसफार्मर जब लोड पे चलाया जाएगा, वर्किंग में आएगा, तो रंग कैसा हो जाएगा इसका दोस्तों, देख लो, नीला। देन नमी युक्त जब खराब हो जाएगा तो फिर कलर हो जाएगा इसका इस टाइप का गुलाबी। यानी इस जब इस सिलिका जेल का रंग इस तरह गुलाबी हो जाता है तो ये कार्य करने योग्य नहीं है। आपको क्या करना है, यदि आप जयन हो या आप टेक्नीशियन हो या आप लोको पायलट हो या एएलपी हो,
आपको फिर इसको चेंज करवाना ही पड़ेगा। इस कंडीशन में जब इसका गुलाबी रंग हो जाता है, ट्रांसफार्मर से आपको वर्किंग नहीं करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वायुमंडल की हवा के अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है। यदि वो नमी ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के अंदर प्रवेश कर जाएगी इसके अंदर, तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होगा तो मशीन जल जाएगी। इसलिए ट्रांसफार्मर में जब सिलिका जेल का रंग आपको गुलाबी दिखाई दे तो आपको क्या करना है? ये सिलिका जेल चेंज कर देनी चाहिए। मेन सेफ्टी डिवाइस ट्रांसफार्मर की कौन कौन सी होती है और इन डिवाइसों का वर्ग मशीन के अंदर क्या है दोस्तों? मेन जो सेफ्टी डिवाइस है ट्रांसफार्मर की, देखिए महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक भाग यानी सुरक्षा भाग क्या क्या है? तो दोस्तों आपके सामने बेल्को रिले एक तो और एक कंजर्वेटर। तो मशीन के अंदर दोस्तों ये जो पार्ट है इस मशीन का, ये तो है क्या? कंजर्वेटर। और कंजर्वेटर और ये जो मुख्य टैंक है ये पूरा कंप्लीट, इसको बोला जाता है क्या? मुख्य टैंक। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? मुख्य टैंक। ओके, मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जो पाइप होता है, इस पाइप का यहाँ ये बेल को रिले लगी होती है। ओके, पहली बात तो इसकी वो देखो क्या लोकेशन कि किस जगह लगी होती है मशीन में। ये कंजर्वेटर और मुख्य टैंक के साथ जो एक खोखला पाइप होता है उसके साथ में बेल को रिले को सेट किया जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? देखिए, गैस संचालित रिले। ओके, स्थान कहाँ होता है? मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच। जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, इसको मेन टैंक भी बोलते हैं और मुख्य टैंक भी, बात एक ही होती है। उनके बीचों बीच में ये डिवाइस लगी होती है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य होता है आंतरिक दोष से सुरक्षा। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर माना कि हमारी मशीन ओवरलोड हो रही है। क्या हो रही है? ओवरलोड। ट्रांसफार्मर माना कि ओवरलोड है, या ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट होने वाला है, शॉर्ट सर्किट, या ट्रांसफार्मर के अंदर हीट ज्यादा पैदा हो चुकी। तो ये सारी बीमारी जो इसके अंदर पैदा होगी मशीन में, तो ये बेल को रिले क्या करती है? ट्रांसफार्मर को लोड से डिस्कनेक्ट कर देती है। क्या कर देती है दोस्तों? डिस्कनेक्ट। लोड से जब डिस्कनेक्ट हो जाएगी मशीन, तो ट्रांसफार्मर के अंदर यदि कोई शॉर्ट सर्किट होने वाला है या मशीन ओवर हीट से जलने वाली है, तो मशीन क्या होगी? आपकी बच जाएगी। ओके, जलेगी नहीं। तो इसका मुख्य कार्य ये होता है कि इसका बेल को रिले का। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से ट्रांसफार्मर की सेफ्टी डिवाइस किसे कहा जाता है? मेन सुरक्षात्मक युक्ति, तो वो कहा जाता है किसको? बेल को रिले को कहा जाता है मुख्य सुरक्षात्मक युक्ति। ओके, अब दोस्तों आगे बात करें अपन कंजर्वेटर का मेन वर्क क्या है। तो कंजर्वेटर मशीन का जो मुख्य टैंक होता है, इस मुख्य टैंक के ऊपर सेट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख लो, ये देखिए मशीन का जो मुख्य टैंक होता है, इसके ऊपर जो ये पार्ट है ये यहाँ सेट किया जाता है। अब ये इसका मेन जो वर्क है वो क्या होता है? इसका मेन वर्क ये होता है कि मशीन का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मुख्य टैंक के नाम से जाना जाता है कंप्लीट। ओके, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से के अंदर क्या हो रहता है? खनिज तेल। क्या हो रहता है दोस्तों? खनिज ऑयल, ऑयल या तेल। अभी खनिज तेल जो भरा होता है मुख्य टैंक में, जब मशीन लोड पर चलती है, किस पर? लोड पर चलती है, तो फिर आपको पता है इसके अंदर क्या होती है? ऑयल के अंदर, इस ऑयल के अंदर तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है तो दोस्तों तापमान बढ़ता है किसी भी तरल पदार्थ का, तो उसके बाद उसका आयतन भी बढ़ता है। उसका आयतन भी बढ़ता है। आयतन बढ़ेगा तो जो खोखले पाइप है, इन पाइपों के माध्यम से मुख्य टैंक से ये ऑयल इस कंजर्वेटर में आकर के ठहरता है। तो कंजर्वेटर क्या करता है? मुख्य टैंक के अंदर ऑयल के लेवल को बराबर बनाए रखने का वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मेन वर्क है।
अगला, अब दोस्तों मेन में जो फार्मूले होते हैं जो एग्जामर आप लोगों से पूछेगा ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आप एग्जाम्स दोगे, यदि मैं एएलपी की बात करूं या जूनियर इंजीनियर या यूपीएससी या एसएससी, जहां भी जो भी स्टूडेंट्स इन नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूले मेन जो आपको मैं देखो दोस्तों ये क्लास मैंने दी है, देखो शॉर्ट बाय शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जो मेन आपको क्वेश्चन की आवश्यकता है कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी सोच में आप इस क्लास को पढ़िए। हालांकि मैं ट्रांसफार्मर की क्लास यदि लेता हूं तो दोस्तों कम से कम कंप्लीटली क्लास पढ़ाने में जो पहले का जमाना था कम से कम 10 दिन का समय लगता है। 2 घंटे पढ़ लिए यदि मैं क्लास लूं तो 20 घंटे में कंप्लीट होता है टॉपिक। बट यही टॉपिक मैंने शॉर्ट एंड स्वीट जो आज के जमाने के अनुसार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते तो उस प्रकार कम से कम समय में समझाने की कोशिश की है। यदि कहीं कोई गलती रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये हमारी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वहां से भी समझा दूंगा। तो मेन जो दोस्तों एग्जाम के रिगार्डिंग जो एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, जो सूत्र पूछता है वो इस प्रकार से पूछता है। देखिए आइए समीकरण क्या क्या होते हैं। ई किसका प्रतीक है दोस्तों? विद्युत वाहक बल का। किसका प्रतीक है ये? विद्युत वाहक बल का प्रतीक है। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोला जाता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का समीकरण क्या है? तो दोस्तों वो समीकरण है 4.44 इंटू एफ इंटू एन इंटू चुंबकीय फ्लक्स। एफ का मतलब दोस्तों क्या? फ्रीक्वेंसी है। एन का मतलब क्या? टर्नों की संख्या है। और फाई का मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और एम का मतलब मैग्नेट। ओके, अब दोस्तों आपके माइंड में एक चीज आ रही है कि 4.44 कहां से आया? तो दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक आपका इलेक्ट्रिकल थ्योरी का टॉपिक है जिसका नाम है क्या? एसी थ्योरी। ओके, एसी थ्योरी टॉपिक है। उसके अंदर एक आएगा क्या कि फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। जिस तरह आपको पता है कि पाई की यदि मैं बात करूं तो फिक्स वैज्ञानिकों ने हर राशि के मान नियत कर रखे, तो कितना होता है? अब इसे कितना होता है पाई का मान? 3.14। अंडर रूट 2 का मान कितना होता है? 1.732। तो उसी प्रकार दोस्तों फॉर्म फैक्टर का जो वैल्यू है वो वैज्ञानिकों ने फिक्स कर दी 1.11। ओके, कितनी है ये जो वैल्यू है दोस्तों? ये स्टेबल कर दी गई है। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फॉर्म फैक्टर की है जो कितनी है? 1.11। अब आपको पता है कि एसी करंट जो वर्किंग करता है, एसी करंट की जो वर्किंग होती है दोस्तों वो होती है किसमें? साइन वेव में। किसमें होती है ये? साइन वेव। और साइन वेव के अंदर 2 आयाम चलते हैं, एक धनात्मक आयाम और एक ऋणात्मक आयाम। अब दोस्तों 0 डिग्री से यहां हम पहुंचते तो 90 डिग्री होती है, बट हम यहां से यहां तक आएंगे तो यहां 180 डिग्री हो जाती है। बट ये जो पूरा आयाम है ये कौन सा रहा? धनात्मक। उसके बाद में 270 डिग्री दोस्तों ये ऋणात्मक आयाम होता है। और यहां आकर के दोस्तों क्या हो जाता है? 360 डिग्री धनात्मक आयाम हो जाता है। अब यदि मैं बात करूं आपसे कि एसी का एक चक्र जो होता है ये पूरा एक सर्किल होता है। ये सर्किल पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर दोस्तों जो करंट अप डाउन हुआ वो कितनी बार हुआ? वो 4 बार हुआ। 4 बार हुआ तो यहाँ जो समीकरण आपके सामने ये आया कि 4.44 कैसे आया? वो दोस्तों फॉर्म फैक्टर से गुणा हुआ। कैसे गुणा हुआ आया कि 1.1 को यदि मैं मल्टीपल 4 से करता हूं तो दोस्तों निकल के समीकरण आपके सामने यही 4.4 एज इट सेम आता है। यहां से निकलता है ये। ठीक है, देन इसके अलावा यदि बात की जाए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की, मैं आपसे बात करूं यहां कि ट्रांसफॉर्मर रेशो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। के कपलिंग गुणांक, ये आपको पता है, इसका प्रतीक है, इसकी पहचान है। B2 सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज, B1 सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज, N2 सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, N1 प्राइमरी वेस्टर्न में टर्नों की संख्या, I1 प्राइमरी में करंट, I2 सेकेंडरी में करंट। देन दक्षता क्या होती है ट्रांसफार्मर की? तो दोस्तों दक्षता ज्ञात करने का प्रतीक इसको बोलते हैं नीटा। ओके, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। इससे दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता निकाली जाती है। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो आप ट्रांसफार्मर दक्षता के रिगार्डिंग क्वेश्चन।
एग्जामिनर आपसे किस प्रकार से पूछेगा, वो इस प्रकार से पूछेगा। देखिए कि ट्रांसफार्मर की, नोट कीजिए, ट्रांसफार्मर की दोस्तों दक्षता जो होती है, वो दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है दोस्तों, वो 95 से लेकर के और 98% के मध्य में होती है। 95 से लेकर के 95% से लेकर के दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98% तक। ये होती है न्यूनतम, 95, और 98 होती है दोस्तों क्या, अधिकतम। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता दोस्तों कितनी होती है, 95 से लेकर के और 98% के मध्य में। अब डिपेंड करेगा एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। यदि ऑप्शन में 96 मिलता है, 97 मिलता है, वो भी राइट है। यदि मैक्सिमम एबीसीडी ऑप्शन में 98 मिलता है तो आपको आंसर 98 देना है। अब दक्षता कैसे कि दोस्तों यहां आउटपुट पावर, इनपुट पावर, जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट में दिया कितना करंट, जैसे कि आपने दिया इनपुट में दिया आपने 500, चलो मैं एग्जाम के तौर पर आपको समझाता हूं, 502 वोल्ट, सॉरी आउटपुट में 502 मिला और इनपुट में आपने दिया 504। ओके, आप इसको मल्टीपल किया 100 से, तो मल्टीपल किया 100 से, तो आपको पता है दोस्तों ये कट पिट के पूरी जो राशि है वो आपके सामने आ रही है। कितनी, कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करोगे आप तो लगभग वही 100 के लमसम पड़ेगी जाकर के। अब दोस्तों जो कैलकुलेशन आपने की है तो लगभग ये निकल के आ रही है 99.60, क्या परसेंटेज, 100 में से निकला ना। तो ये दक्षता का जो सूत्र है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की दक्षता ऐसे निकलती है और न्यूनतम 95%, अधिकतम 98% होती है। आइए, मैक्स एफिशिएंसी कंडीशन इसकी क्या होती है मशीन की, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। यदि जितनी लोह हानियां पैदा होंगी उसी के बराबर इसके अंदर ताम्र हानियां भी पैदा होती है। बट ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि पैदा नहीं होती है, यांत्रिक क्षतियां नहीं होती है। मैं इससे पहले क्लास में आपको समझा चुका हूं। ट्रांसफार्मर केवल दो प्रकार की हानि होती है, कौन कौन सी, कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज, डज नॉट लॉसेज, मैकेनिकल लॉसेज। ओके, देन दोस्तों आइए आगे, याद रखने बातें आपको शॉर्ट में जो याद रखना है ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम देने जाओगे उससे एक दो दिन पहले आपको ट्रांसफार्मर मशीन के अनुसार किन किन क्वेश्चनों को आपके माइंड में याद रख के और एग्जाम हॉल में बैठना है। आइए देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक जो वर्क करता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। समझिए, ट्रांसफार्मर के अंदर चार राशि होती है। नंबर एक राशि कौन सी होती है, करंट। नंबर दूसरी राशि क्या होती है, वोल्टेज। नंबर तीन राशि क्या होती है, पावर। और नंबर चार राशि जो होती है दोस्तों उसका नाम है क्या, फ्रीक्वेंसी। इन चार राशियों पर आधारित ही ये मशीन वर्क करती है, बस ध्यान रखना। ओके, जिसमें ट्रांसफार्मर किसको नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी को। यदि फ्रीक्वेंसी, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी भारत के अंदर कितनी है, सभी को पता होगा 50 हर्ट्ज है। यदि इनपुट में 50 है तो आउटपुट में भी आपको 50 मिलेगी। ओके, डज नॉट फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द लोड, दैट लोड और द ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट आगे, ऑटो ट्रांसफार्मर की यदि बात हो रही है यहाँ पे, तांबे की बचत करता है और नो आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है कि इसके अंदर कोई ज्यादा सेफ्टी रखने की जरूरत नहीं है आपको। सीटी, जो अभी जस्ट ऑफ मैंने आपको क्लास में समझाया, करंट ट्रांसफार्मर होता है, इसका मेन काम क्या होता है, सीटी और पीटी। सीटी के अंदर जो बैंडिंग होती है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये बैंडिंग, जो बैंडिंग होगी सीटी ट्रांसफार्मर की बैंडिंग होती है सीरीज क्रम में, और पीटी ट्रांसफार्मर की बैंडिंग होती है कौन से क्रम में, पैरेलल, यानी समांतर क्रम इनको बोला जाता है। अगला पॉइंट है अधिकतम दक्षता
सिलिका जेल क्या है? नीले रंग का। कब होगा? नमी सोखने के बाद। कब दोस्तों? नमी सोखने के बाद में। नमी सोखने के बाद में कैसा हो जाएगा? नीला। देन आपको मैंने पहले भी समझाया था कि जब सिलिका जेल शुद्ध अवस्था में होता है तो इसका रंग क्या होता है? सफेद। सिलिका जेल शुद्ध अवस्था में जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के अंदर बनता है, जब उसके अंदर सिलिका जेल लेटेस्ट भरी जाती है तो उसका कलर होता है व्हाइट। बट जब ट्रांसफार्मर लोड पे डाला जाता है, जब वर्किंग करता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी नमी है वातावरण में, उस नमी को सोखता है, उसमें पानी की मात्रा होती है, तो पानी की मात्रा सोखने के बाद में कलर कैसा हो जाता है अभिषेक? नीला हो जाता है। देन जब ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिका जेल डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, कार्य करने योग्य नहीं है और नमी नहीं सोख पा रहा है, उस कंडीशन में इसका कलर कैसा हो जाता है दोस्तों? गुलाबी, बेड। ओके। अगला पॉइंट, वेल्कोज रिले क्या वर्क करती है? गैस एक्टिवेट करने का, यानी गैस को बाहर निकालने का। मशीन के अंदर जब वर्किंग में मशीन होती है तो उस टाइम टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर मशीन का बढ़ेगा, उसके अंदर गैस भी पैदा होंगी, तो उन सभी को एडजस्ट करने का जो वर्क है दोस्तों, वो वर्क किसका है? वेल्कोज रिले का है। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का जो आपका चैप्टर है, हालांकि मैंने शॉर्ट आपको बहुत कुछ समझाया है। ठीक है, देन इसी प्रकार से हर जो आपकी क्लास में दे रहा हूं, तो दोस्तों आपको यदि और भी डिटेल में ज्यादा पढ़ना है, ये तो दोस्तों वीडियो लेक्चर में आपको इतना ही समझा पा रहा हूं, तो वो HR क्लासेस की जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसमें मैंने थ्योरेटिकल लॉन्ग विस्तार से आपका कंटेंट नोट्स अलग से डाल रखे, उनकी आप PDF निकाल करके भी आप और अध्ययन कीजिए, वीडियो क्लास से भी अध्ययन कीजिए। देन मेरी जो PDF है HR क्लासेस की ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग, देन इलेक्ट्रिकल थ्योरी के रिगार्डिंग प्रत्येक टॉपिक की, उनको भी आप पढ़िए, यहां से आपका क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि शायद मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, और यही उम्मीद है कि आप लोग इस कंटेंट को पढ़ के जिस दिन एग्जाम दोगे, तो उस टाइम एग्जाम देकर के आपको प्रूफ भी हो जाएगा, उस टाइम कंटेंट जितना भी हो ऑल स्टूडेंट तक आप पहुंचाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ शॉर्ट समय में ये क्लास मैंने आपको दी है। ठीक है, आपको तो मिल गया सीधा सीधा कि यार बस हो गया, लेकिन दोस्तों इन कंटेंट को रेडी करने में, एक डायग्राम सेट करने में, और आप लोगों तक एक प्रैक्टिकल तरह समझाने में बहुत समय लगा है। इसलिए PDF को जरूर पढ़ें जो डली हुई है HR क्लासेस की एप्लीकेशन में, वहां से निकाल करके, और इस कंटेंट को जो वीडियो लेक्चर है इनको पढ़िए, दोनों को आप मिला के पढ़ोगे। ये पूरा प्रयास है कि आप थ्योरी के अंदर आराम से 35 नंबर लेके भी आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगली क्लास पर चलिए उसमें डिस्कस करते हैं।